लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख, हम बार बार एक नए अमेरिकी गृह युद्ध की कल्पना क्यों कर रहे हैं। इसमें अमेरिका के भीतर बढ़ती राजनीतिक और सामाजिक दूरी को साहित्य के आईने से समझने की कोशिश की गई है। लेख का सवाल ये नहीं है कि अमेरिका में सचमुच गृह युद्ध होने वाला है या नहीं, बल्कि यह है कि आखिर उपन्यासों, फिल्मों और टीवी कहानियों में अमेरिका के टूटने की कल्पना इतनी बार क्यों दिखाई देने लगी है। लेख इसकी शुरुआत रिश्तों की एक दिलचस्प मिसाल से करता है। मनोवैज्ञानिक जॉन गॉटमैन के मुताबिक किसी विवाह के लिए सबसे खतरनाक चीज मतभेद है, बल्कि एक दूसरे के प्रति तिरस्कार है। लेख इसी बात को अमेरिका की राजनीति पर लागू करता है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट समर्थक अब केवल नीतियों पर असहमत नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के जीवन मूल्यों और राजनीतिक सोच को लेकर गहरी नाराजगी और अवमानना रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में ये टकराव और तीखा हुआ है। दूसरी तरफ ट्रंप समर्थकों में भी लंबे समय से भावना रही है कि अमेरिका का उदारवादी और शहरी तबका उन्हें पिछड़ा और कमतर समझता है। इसी माहौल में अमेरिका के बंटवारे और नए गृहयुद्ध की कल्पना साहित्य और सिनेमा में लगातार सामने आ रही है। लेख खास तौर पर दो नए उपन्यासों, कर्ट एंडरसन के द ब्रेकअप और एमिली सेंट जॉन मेडल के एग्जिट पार्टी की चर्चा करता है। दोनों में अमेरिका टूट चुका है। दिलचस्प बात यह है कि इन कहानियों में देश का बिखरना केवल तबाही के रूप में नहीं दिखाया गया, बल्कि कहीं कहीं इस संभावना के रूप में भी सामने आता है कि शायद अलग होकर लोग अपनी पसंद के समाज और राजनीतिक व्यवस्था में जी सकें। लेकिन लेख इसे अमेरिका के बंटवारे की वकालत के रूप में नहीं देखता। उसका असली संकेत ज्यादा गंभीर है। जब किसी देश के लोगों को वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था के भीतर बेहतर भविष्य की कल्पना करने के मुकाबले देश के टूट जाने की कल्पना ज्यादा आसान लगने लगे, तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति बढ़ती निराशा का संकेत है। अमेरिकी संविधान और संघीय व्यवस्था ने अलग अलग विचारों वाले लोगों को लंबे समय तक साथ रखा है, लेकिन वही व्यवस्था अब कुछ लोगों को इतनी कठोर और जकड़ी हुई महसूस होने लगी है कि बदलाव लगभग असंभव दिखाई देता है। कुल मिलाकर लेख कहना चाहता है कि अमेरिका में नए गृहयुद्ध की बढ़ती काल्पनिक कहानियां युद्ध की इच्छा से ज्यादा एक गहरी राजनीतिक थकान का संकेत हैं। वास्तविक रूप से अमेरिका का विभाजन बेहद हिंसक, जटिल और विनाशकारी होगा। लेकिन अगर लोगों को देश के टूटने की कल्पना भी आकर्षक लगने लगी है, तो चिंता इसी बात की है कि अमेरिका के दो राजनीतिक हिस्सों के बीच मतभेद अब केवल विचारों का नहीं रहा, साथ रहने की इच्छा और भरोसे का संकट भी बनता जा रहा है। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय जीवाश्मों का विदेश जाना, इन्हें भी राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा मिलना चाहिए। इसमें ब्रिटेन से महत्वपूर्ण जीवाश्मों के विदेश जाने और बेहद अमीर लोगों के निजी संग्रह में पहुंचने पर चिंता जताई गई है। संपादकीय का कहना है कि करोड़ों साल पुराने जीवाश्म सिर्फ खरीदने बेचने की वस्तु नहीं हैं, वो किसी देश के प्राकृतिक इतिहास, वैज्ञानिक विरासत और आने वाली पीढ़ियों के ज्ञान का हिस्सा हैं। इसलिए उन्हें भी महत्वपूर्ण कलाकृतियों की तरह कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए। इस बहस की ताजा वजह ब्रिटेन के प्रसिद्ध जुरासिक कोस्ट से मिले 318 जीवाश्मों का एक निजी संग्रह है, जिसे बड़ी रकम में अब अबू धाबी के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम को बेच दिया गया। लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम और म्यूजियम वेल्स को भी यह संग्रह खरीदने का मौका मिला था, लेकिन उनके पास इतनी रकम नहीं थी। ब्रिटेन में महत्वपूर्ण कलाकृतियों को विदेश जाने से रोकने के नियम हैं, लेकिन जीवाश्म उनके दायरे में नहीं आते। इसके उलट ब्राजील और मंगोलिया जैसे देशों में जीवाश्मों की राज्य की संपत्ति माना जाता है। संपादकीय का कहना है कि हाल के वर्षों में जीवाश्म विज्ञान की वस्तु होने के साथ साथ अमीर लोगों के लिए प्रतिष्ठा और निवेश का साधन भी बनते जा रहे हैं। डायनासोर के दुर्लभ कंकाल नीलामी में रिकॉर्ड कीमतों पर बिक रहे हैं। अरबपतियों से लेकर हॉलीवुड सितारों तक में इन्हें खरीदने की होड़ दिखाई देती है। चिंता इस बात की है कि अगर कोई वैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण जीवाश्म किसी निजी संग्रह में बंद हो गया, तो वैज्ञानिकों के लिए उस पर शोध और आम लोगों के लिए उसे देखना मुश्किल हो सकता है। लेख जीवाश्मों के सांस्कृतिक महत्व को भी याद दिलाता है। ब्रिटेन में जीवाश्म खोजने की लंबी परंपरा रही है। 19वीं सदी की प्रसिद्ध जीवाश्म खोजकर्ता मैरी एनिंग से लेकर जुरासिक पार्क जैसी फिल्मों तक डायनासोर और जीवाश्म विज्ञान के साथ साथ साहित्य और लोकप्रिय संस्कृति का भी हिस्सा रहे हैं।
लेकिन उनका महत्व केवल अतीत जानने तक सीमित नहीं है। करोड़ों साल पुराने ये अवशेष बताते हैं कि समय के साथ पृथ्वी की जलवायु, जैव विविधता और पारिस्थितिकी कैसे बदली। इसलिए आज के पर्यावरण और जलवायु संकट को समझने में भी इनकी अहम भूमिका है। द गार्जियन निजी जीवाश्म खोजकर्ताओं की भूमिका को पूरी तरह खारिज नहीं करता। खासकर जुरासिक कोस्ट जैसे तेजी से कटते समुद्री तटों पर निजी खोजकर्ताओं के बिना कई महत्वपूर्ण जीवाश्म शायद कभी मिल ही ना पाए। संपादकीय ये भी मानता है कि कोई महत्वपूर्ण जीवाश्म विदेश के किसी सार्वजनिक संग्रहालय में सुरक्षित रहें तो ये किसी निजी तिजोरी में गायब हो जाने से बेहतर है। कुल मिलाकर संपादकीय का कहना है कि करोड़ों साल पुराना जीवाश्म केवल उस व्यक्ति की संपत्ति नहीं माना जा सकता जो उसे खोजता या उससे सबसे ऊंची कीमत देकर खरीदता है। वो वैज्ञानिक ज्ञान और साझा प्राकृतिक विरासत का हिस्सा भी है। इसलिए ब्रिटेन को ऐसे महत्वपूर्ण जीवाश्मों को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा देकर उनके निर्यात पर नियंत्रण करना चाहिए, ताकि वो वैज्ञानिकों के अध्ययन और आम लोगों के देखने के लिए आने वाली पीढ़ियों तक उपलब्ध रह सकें। अल जजीरा में प्रकाशित लेख, हांगकांग में तियानमेन की याद में कार्यक्रम आयोजित करने वालों पर जेल का खतरा क्यों? इसमें हांगकांग में राजनीतिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर चल रही बहस को समझाया गया है। मामला दो प्रमुख लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं ली चुकयान और चाउ हैंग तुंग का है, जिन्हें चीन द्वारा हांगकांग पर लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत राज्य सत्ता को कमजोर करने के लिए उकसाने का दोषी ठहराया गया है। दोनों को 10 साल तक की जेल हो सकती है और वो 2021 से हिरासत में हैं। इस मामले की जड़ 1979 के तियानमेन स्क्वायर आंदोलन और उस पर हुई सैन्य कार्रवाई से जुड़ी है। 4 जून 1979 को बीजिंग में राजनीतिक सुधार की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर चीनी सेना ने कार्रवाई की थी, जिसमें सैकड़ों और संभवतः हजारों लोग मारे गए थे। मुख्य भूमि चीन में इस घटना की सार्वजनिक चर्चा और स्मरण पर कड़ा नियंत्रण रहा है, लेकिन हांगकांग लंबे समय तक इसका अपवाद था। हर साल 4 जून को वहां के विक्टोरिया पार्क में हजारों लोग मोमबत्तियां जलाकर मारे गए लोगों को याद करते थे और जवाबदेही की मांग करते थे। इन आयोजनों के पीछे हांगकांग अलायंस इन सपोर्ट ऑफ पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स ऑफ चाइना नाम का संगठन था, जिसके प्रमुख चेहरों में ली और चाउ शामिल थे। अभियोजन पक्ष का कहना है कि संगठन का चीन में एक दलीय शासन समाप्त करने का नारा केवल राजनीतिक असहमति का नहीं था, बल्कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश थी। अदालत ने इसी दलील को स्वीकार किया। दूसरी ओर ली और चाउ का कहना रहा कि उनका अभियान शांतिपूर्ण राजनीतिक अभिव्यक्ति था। इस पूरे मामले को समझने के लिए हांगकांग में पिछले कुछ वर्षों में आए बदलाव को देखना जरूरी है। 1997 में ब्रिटेन से चीन को सौंपे जाने के बाद हांगकांग एक देश दो व्यवस्थाएं के सिद्धांत पर चलता रहा और उसे मुख्य भूमि चीन की तुलना में अधिक राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताएं हासिल थी। लेकिन 2019 के बड़े लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों के बाद बीजिंग ने 2020 में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया। चीन और हांगकांग प्रशासन का कहना है कि हिंसक अशांति के बाद स्थिरता बहाल करने के लिए ये कानून जरूरी था। इसके विपरीत मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि इसी कानून के जरिए राजनीतिक विपक्ष, स्वतंत्र मीडिया और नागरिक संगठनों के लिए जगह लगातार कम हुई है। तियानमेन की सालाना सभा भी इसी बदलाव की भेंट चढ़ी। आखिरी बड़ा आयोजन 2019 में हुआ था। 2020 और 2021 में कोविड प्रतिबंधों का हवाला देकर उसे रोक दिया गया और उसके बाद ये सार्वजनिक आयोजन वापस नहीं आया। इसलिए ली और चाउ की सजा को मानवाधिकार संगठन सिर्फ 2 कार्यकर्ताओं का मामला नहीं, बल्कि हांगकांग में ऐतिहासिक स्मृति को सार्वजनिक रूप से जीवित रखने के अधिकार से भी जोड़कर देख रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दोनों को रिहा करने की मांग करते हुए कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से तियानमेन को याद करने को अपराध नहीं बनाया जाना चाहिए। कुल मिलाकर अल जजीरा का ये लेख ये सवाल उठाता है कि हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीतिक स्वतंत्रता के बीच सीमा आखिर कहां तय होगी। बीजिंग इसे राज्य की संवैधानिक व्यवस्था और स्थिरता की रक्षा का मामला मानता है, जबकि आलोचकों के लिए ये मुकदमा उस बदलते हांगकांग की तस्वीर है जहां कभी हजारों लोग खुले तौर पर तियानमेन को याद कर सकते थे, लेकिन अब उसी स्मृति से जुड़ी राजनीतिक गतिविधि किसी व्यक्ति को वर्षों के लिए जेल पहुंचा सकती है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।